हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग मस्ट गो। आज हम बहुत दिनों के बाद अपना लेक्चर कर रहे हैं। इसका कारण ये है कि कुछ ही दिन पहले मेरे पिताजी का निधन हो गया था और मैं अपने लेक्चर को कंटिन्यू करने के लिए मेंटली प्रिपेयर नहीं थी। हालांकि आज भी जो मैं उस दुख से नहीं उभर पाई हूँ, लेकिन फिर भी मुझे पता है कि आपका जो एग्ज़ाम है सीटेट का, वो दिसंबर से स्टार्ट हो रहे हैं और बहुत से मेरे ऐसे दोस्त हैं जिसको मेरी वीडियोज़ का इंतज़ार रहता है और वो मेरी वीडियोज़ से पढ़ते हैं। तो आज से हम अपने लेक्चर्स को कंटिन्यू कर रहे हैं और जो आज हम लेक्चर लेकर आए हैं वो है हमारा पेडागोजी का लेक्चर, जिसका टॉपिक है शिक्षण विधियाँ। तो यहाँ पर शिक्षण विधियों का हम एक ओवरव्यू लेने की कोशिश करेंगे। शॉर्ट में सभी शिक्षण विधियों को समझने की कोशिश करेंगे कि कौन सी शिक्षण विधि किस चीज़ पर बेस्ड है और किस शिक्षण विधि का क्या मतलब है। तो यहाँ पर देखेंगे हमने शिक्षण विधियों को दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। एक है हमारी गुड मेथड्स, दूसरी है हमारी नॉट गुड मेथड। पहले क्या है हमारी गुड मेथड यानी कि अच्छी विधियाँ, और दूसरी जो हमारी टीचिंग मेथड्स हैं वो है नॉट गुड मेथड्स यानी कि जो कि अच्छी विधियाँ नहीं मानी जाती हैं। देखिए, अच्छी विधि में जो पहली विधि है हमारी वो है प्रश्नोत्तर विधि। प्रश्नोत्तर विधि जो है वो सुकरात ने दी है। वैसे तो सीटेट में जो किसी भी विधि के ओरिजिनेटर से बहुत ही कम प्रश्न बनते हैं, लेकिन फिर भी जो इम्पोर्टेंट विधियाँ उनके सामने हैं, मैंने आपके लिए यहाँ पर उनके ओरिजिनेटर, उनके शुरुआतकर्ता भी लिख दिए हैं। तो प्रश्नोत्तर विधि क्या होती है कि हमें किसी भी बच्चे को कुछ पढ़ाना है, तो प्रश्नोत्तर विधि ये कहती है कि बच्चों में ज्ञान पहले से भरा हुआ है, हमें फिर सिर्फ उस ज्ञान को निकालने की कोशिश करनी है, बच्चे का अंदर से ज्ञान को निकालने की कोशिश करनी है। जैसे कि अगर हम बच्चों को बताना चाहते हैं कि पेड़ पौधों का संरक्षण हमें क्यों करना चाहिए, तो क्या करेंगे हम उन्हें कुछ नहीं बताएंगे, केवल उनसे प्रश्नों के माध्यम से उनके आंसर्स को जानने की कोशिश करेंगे और फिर उनके आंसर्स को उस टॉपिक तक ले जाएंगे। जैसे कि हम कहेंगे उनसे कि बताइए हमें पेड़ पौधों से क्या प्राप्त होता है। जब बच्चे ये बता पाएंगे कि हमें पेड़ पौधों से क्या प्राप्त होता है, तो वो इस चीज़ को भी समझ पाएंगे कि हमें पेड़ पौधों से के क्या फ़ायदे हैं और हमें उनको नुकसान क्यों नहीं पहुंचाना चाहिए या हमें उनका संरक्षण क्यों करना चाहिए। इस तरीके से प्रश्नोत्तर विधि से हम बच्चों के माध्यम से ही अपने टॉपिक तक पहुँच सकते हैं और उन्हें अच्छे से समझा सकते हैं। तो यही होती है हमारी प्रश्नोत्तर विधि। देखेंगे दूसरी विधि क्या है। दूसरी विधि है हमारी यहाँ पर परियोजना विधि। दूसरी है हमारी परियोजना विधि। परियोजना विधि क्या होती है, अगर हम किसी भी चीज़ को, हम बच्चे को किसी भी कॉन्सेप्ट को समझाना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, उनको एक प्रोजेक्ट दे देंगे। अगर हम उदाहरण के लिए देखें कि अगर हम चाहते हैं बच्चा समझे कि एक बीज से पौधा कैसे तैयार होता है, तो हम क्या करेंगे, उनको प्रोजेक्ट देंगे कि आप एक बीज बोइए और कुछ महीने या 1-2 महीने तक उसको ऑब्ज़र्व कीजिए और देखिए कि किस तरीके से उस बीज से पौधा बनने की प्रक्रिया होती है। तो बच्चे क्या करेंगे, उस चीज़ को ऑब्ज़र्व करेंगे, उस एक्टिविटी में इन्वॉल्व होंगे, तो वो अच्छे से समझ पाएंगे कि बीज से पौधा कैसे तैयार होता है। तो यही होती है हमारी परियोजना विधि। तीसरी जो है वो क्रिया विधि है। ये भी हमारी एक्टिविटी मेथड है। तो किसी भी एक्टिविटी के थ्रू हम बच्चों को किसी भी कॉन्सेप्ट को आसानी से समझा सकते हैं। तो ये हो गई हमारी प्रश्नोत्तर विधि पहली, दूसरी परियोजना विधि, तीसरी क्रिया विधि। चौथी जो विधि हम देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे दृश्य श्रव्य विधि। दृश्य श्रव्य विधि क्या होती है, ऑडियो विजुअल मेथड। दृश्य मतलब दिखने वाली और श्रव्य मतलब सुनाई देने वाली विधि, मतलब ऐसे मेथड जो बच्चों को दिखाई भी दें, जिससे टॉपिक उनको दिखाई भी दे और सुनाई भी दें। इसमें दृश्य में हम टीवी को ले सकते हैं, प्रोजेक्टर को ले सकते हैं, और श्रव्य में हम रेडियो को ले सकते हैं। और दृश्य श्रव्य दोनों में ही हम, जिससे दृश्य भी एक्सपीरियंस हो उनको और श्रव्य भी, तो हम उसमें टीवी को ले सकते हैं, कंप्यूटर को ले सकते हैं। इस तरीके से हम यहाँ पर दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करके बच्चों को आराम से पढ़ा सकते हैं। देखिए, दृश्य श्रव्य जो सामग्री होती है वो 2 टाइप की होती हैं। इसमें 2 टाइप के एड्स होते हैं, एक होते हैं सॉफ्टवेयर एड्स और एक होते हैं हार्डवेयर एड्स। सॉफ्टवेयर एड्स एंड हार्डवेयर एड्स, इससे क्वेश्चन बनते हैं, तो आप इसको देखिएगा। सॉफ्टवेयर एड्स क्या होते हैं, ऐसे एड्स जिसको टीचर्स ने ही बनाया है, या कह लो कि टीचिंग के लिए ही जो सॉफ्टवेयर बनाए गए हैं, उनको हम सॉफ्टवेयर एड्स बोलते हैं। कैसे, कंप्यूटर वाले सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर अलग चीज़ है। यहाँ पर टीचिंग
कि जो ऑडियो विजुअल एड्स हैं उनमें जो सॉफ्टवेयर हार्डवेयर एड्स हैं वो एक अलग चीज़ है, इसको आप समझने की कोशिश कीजिएगा। सॉफ्टवेयर एड जो कि टीचर्स ने तैयार किए हैं, टीचिंग के पर्पज़ से ही तैयार किए हैं। जैसे कि हमारा मैप हो गया, केवल टीचिंग के पर्पज़ से तैयार किया गया। चार्ट हो गया, एजुकेशनल प्रोग्राम्स हो गए, ग्लोब हो गए। ये जो हमारे एड्स हैं, ये जो सामग्री है हमारी टीचिंग के पर्पज़ से तैयार की गई है, इसीलिए इनको सॉफ्टवेयर एड्स बोलते हैं। आगे आते हैं हमारे हार्डवेयर एड्स। हार्डवेयर एड्स क्या होते हैं? ऐसी एड्स जो कि वैज्ञानिकों ने अन्य काम के लिए बनाए हैं, शोध कार्य के लिए बनाए हैं या किसी और भी काम के लिए बनाए हैं, और टीचर्स उसको टीचिंग में प्रयोग करने लगे हैं, तो वो एड्स हमारे क्या कहलाते हैं? हार्डवेयर एड्स कहलाते हैं। जैसे कि कंप्यूटर साइंटिफिक रिसर्च के लिए बनाया गया, लेकिन आजकल उसका एजुकेशन में यूज़ किया जाने लगा है। टीवी एक वैज्ञानिक आविष्कार है, लेकिन क्या है ये कि टीचिंग के फील्ड में यूज़ किया जाता है, तो इसको भी हार्डवेयर एड्स बोलेंगे। रेडियो, माइक, ओवरहेड प्रोजेक्टर, ये क्या कहलाते हैं? हमारे सारे हार्डवेयर एड्स कहलाते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा। अगला देखेंगे आगमन विधि। आगमन विधि क्या होती है? देखिए, आगमन विधि का मतलब होता है कि उदाहरण के द्वारा बच्चों को चीज़ें समझाना। उदाहरण के द्वारा बच्चों को चीज़ें समझाना। पहले हम बच्चों को उदाहरण देंगे, फिर उससे नियम निकलवाएंगे। जैसे कि अगर हम बच्चों को मैथ्स पढ़ा रहे हैं और हम उनको प्रॉफिट एंड लॉस का टॉपिक पढ़ाना चाहते हैं, क्या हम उन बच्चों को मैथ्स पढ़ा रहे हैं और उनको प्रॉफिट एंड लॉस का टॉपिक पढ़ाना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे? बच्चों को एग्जाम्पल देंगे। हम बच्चों से कहेंगे कि आपने अगर कोई चीज़ 500 की खरीदी है और आपने वो 400 की बेची है, तो आपको फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ? बच्चे बताएंगे कि मेरे को फ़ायदा हुआ। तो ये जो फ़ायदा है वही प्रॉफिट कहलाएगा, और जितने भी चीज़ आपने बेची है वो हमारा क्या कहलाएगा? क्रय मूल्य विक्रय मूल्य कहलाएगा। जितनी भी चीज़ खरीदी है वो ही हमारा क्रय मूल्य कहलाएगा। इस तरीके से जो प्रॉफिट का फॉर्मूला या लाभ का जो फॉर्मूला बनेगा, सूत्र बनेगा, वो बनेगा लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। यानी कि अगर बच्चों को हम उदाहरण देंगे तो वो नियम खुद निकालने में सक्षम होंगे। इसी विधि को हम क्या कहते हैं? आगमन विधि कहते हैं। ये जो आगमन विधि दी गई है वो फ्रांसिस बेकिन व पेस्टलॉजी द्वारा दी गई है। किसके द्वारा दी गई है? फ्रांसिस बेकिन व पेस्टलॉजी द्वारा दी गई है। अगली जो विधि है आगमन निगमन विधि। आगमन निगमन विधि, देखिए दोनों विधियां अलग हैं। आगमन विधि अलग विधि है, आगमन और निगमन अगर संयुक्त रूप से प्रयोग की जा रही है तो वो एक अलग विधि है। इसको जो दिया है वो अरस्तु ने दिया है। आगमन निगमन विधि क्या है? हमने सूत्र से उदाहरण से सूत्र निकलवा लिया, यानी कि हमने एग्जाम्पल से फॉर्मूला निकलवा लिया बच्चों से। अब क्या करेंगे? उस फॉर्मूले से बच्चों से कई क्वेश्चन को सॉल्व करवाएंगे। यानी कि पहले हमने आगमन विधि यूज़ की, उसके बाद हमने निगमन विधि यूज़ की। निगमन विधि का मतलब क्या होता है कि बच्चों को पहले फॉर्मूला बता देंगे, उसके बाद उनसे क्वेश्चन करवाएंगे। और आगमन विधि में क्या होता है, यानी कि पहले फॉर्मूला, निगमन विधि में पहले फॉर्मूला बताया, उसके बाद एग्जाम्पल दिए, उदाहरण दिए। और आगमन विधि में पहले उदाहरण देंगे, उसके बाद हम फॉर्मूला निकलवाएंगे। तो ये होता है दोनों में डिफरेंस। यानी कि आगमन विधि से पहले हमने कॉन्सेप्ट उनको समझाया, सूत्र निकलवाया, निगमन विधि से उससे क्वेश्चन हमने हल करवाए। तो ये होती है आगमन निगमन विधि। किसने दी है? अरस्तु ने दी है। ठीक है, ये और देखेंगे आगे हमारी जो होती है भ्रमण विधि। भ्रमण विधि जो होती है हमारी जो मोस्टली यूज़ की जाती है वो हमारी ईवीएस यानी कि पर्यावरण को पढ़ाने के लिए यूज़ की जाती है, या एसएसटी को पढ़ाने के लिए यूज़ की जाती है। भ्रमण विधि क्या होता है कि अगर हम बच्चों को ताजमहल के बारे में बताना चाहते हैं तो क्या करेंगे हम? अगर बच्चों में अमूर्त संकल्पना है तो बच्चे, अमूर्त मतलब जो चीज़ें उन्हें दिखाई नहीं दे रही, इमेजिन करने में चीज़ों को कुछ बच्चों को तकलीफ़ महसूस होती है, इतना अच्छे से वो नहीं समझ पाते। क्या करेंगे हम? उनको अगर ताजमहल के बारे में बताना चाहते हैं तो उनके लिए एक टूर ऑर्गेनाइज़ करेंगे, उनको ताजमहल ले जाएंगे, फिर ताजमहल के बारे में अगर हम उनको कुछ चीज़ें बताएंगे तो वो आसानी से उन चीज़ों को समझ सकेंगे। तो यही होती है हमारी भ्रमण विधि। प्रदर्शन विधि क्या होती है? देखिए, क्रिया विधि और प्रदर्शन विधि, इन दोनों में ही हमें क्या होता है? डिफरेंस रखना बहुत ज़रूरी है। क्रिया विधि जो होती है उसमें भी एक्टिविटी होती है और प्रदर्शन विधि उसमें भी एक्टिविटी होती है। दोनों में डिफरेंस क्या है? क्रिया विधि जो होती है उसमें स्टूडेंट इन्वॉल्व होता है। क्रिया विधि में स्टूडेंट इन्वॉल्व होता है, यानी कि एक्टिविटी कौन करता है? स्टूडेंट करता है। लेकिन प्रदर्शन विधि क्या होती है? प्रदर्शन विधि में एक्टिविटी कौन करता है? टीचर करता है। तो प्रदर्शन विधि क्या होती है? एक्टिविटी के माध्यम से जब टीचर किसी कॉन्सेप्ट को समझाता है तो उसे प्रदर्शन विधि कहते हैं। जैसे कि अब एग्जाम्पल यहाँ पे हम ले लें
कि अगर हम जल घनत्व के बारे में बच्चों को समझाना चाहते हैं, जल घनत्व के बारे में बच्चों को समझाना चाहते हैं, तो टीचर ने अगर पानी लिया, उसके अंदर एक नींबू डाला, नींबू डूब गया, उसके बाद टीचर ने उसमें 2-3 चम्मच नमक डालकर पानी को घोला और उसमें नींबू डाला, तो वो नींबू तैर रहा था। तो इस तरीके से अगर टीचर एक्टिविटी करके दिखा रहा था और बच्चे उसको देख रहे थे, तो यही क्या कहलाती है, हमारी प्रदर्शन विधि कहलाती है। आगे देखेंगे व्याख्यान व प्रदर्शन विधि। व्याख्यान व प्रदर्शन विधि, पिछले लेक्चर में मैंने बताया था, व्याख्यान विधि एक गलत विधि है, बच्चों को पढ़ाने की एक अच्छी विधि नहीं मानी जाती। लेकिन व्याख्यान प्लस प्रदर्शन विधि दोनों को अगर मिला दिया जाए तो ये एक अपने आप में अच्छी विधि मानी जाती है। यानी कि हम प्रदर्शन कर रहे हैं, साथ ही साथ उन चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहे हैं, एक्टिविटी करके दिखा रहे हैं बच्चों को और चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो वो हमारी क्या कहलाती है, व्याख्यान व प्रदर्शन विधि कहलाती है। विश्लेषण विधि क्या होती है? विश्लेषण विधि कोई समस्या है, कोई चीज़ हम लोग समझाने हैं, टॉपिक कोई समझाना है, कोई समस्या है, उन समस्याओं को छोटे छोटे भागों में पहले तोड़ेंगे, फिर हम निष्कर्ष तक पहुँचेंगे। जब समस्या को छोटे छोटे भागों में तोड़कर उसको एनालाइज करेंगे तो वो होगी विश्लेषण विधि, और उसके बाद जब हम निष्कर्ष पर पहुंचेंगे तो वही हमारी क्या हो जाएगी, संश्लेषण विधि हो जाएगी। क्या हो जाएगी, संश्लेषण विधि हो जाएगी। जो विश्लेषण विधि होती है हमारी, वो अज्ञात से ज्ञात की ओर, अज्ञात से ज्ञात की ओर, अज्ञात से ज्ञात की ओर होती है। यानी कि कुछ चीज़ें हमें नहीं पता, हमने प्रॉब्लम्स को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा, यानी कि हमें जो चीज़ें ज्ञात नहीं थी उनको ज्ञात करने के लिए हमने छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा, फिर हमें वो ज्ञात हो गई, तो इसी को कहते हैं अज्ञात से ज्ञात की ओर जाना। तो विश्लेषण विधि किस पर आधारित है, अज्ञात से ज्ञात की ओर। संश्लेषण विधि जो होती है वो होती है हमारी ज्ञात से अज्ञात की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर। यानी कि आप जानते ही हैं, विश्लेषण किया हमने, निष्कर्ष पर पहुँचे, और वो निष्कर्ष क्या होती है, हमारी संश्लेषण विधि होती है। तो ये उल्टा होती है इसकी, ये होती है ज्ञात से अज्ञात की ओर। क्या होती है, ज्ञात से अज्ञात की ओर। अगली देखेंगे विधि क्या है हमारी, मस्तिष्क उद्दीलन विधि। मस्तिष्क उद्दीलन विधि, मस्तिष्क उद्दीलन विधि यानी कि ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड, ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड। देखिए, ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड, मस्तिष्क उद्दीलन विधि। देखिए, स्टॉर्मिंग, स्टॉर्म से क्या समझ में आ रहा है, स्टॉर्म का मतलब होता है तूफान। स्टॉर्म का मतलब क्या होता है, तूफान। बच्चों को ऐसी समस्या दे देना या ऐसा कोई टॉपिक दे देना जो कि वो सोचने के लिए मजबूर हो जाए, उनके दिमाग में एक तूफान सा उठने लगे, यानी कि एक के बाद एक उनके मन में विचार चलने शुरू हो जाएं। कुछ ऐसा टॉपिक दे देना बच्चों को जो उनके दिमाग में एक के बाद एक विचार आने शुरू हो जाएं और वो अपने विचारों की अभिव्यक्ति के लिए मजबूर हो जाएं, तो वही विधि हमारी क्या कहलाती है, मस्तिष्क उद्दीलन विधि कहलाती है। समझ गए होंगे आप कि मस्तिष्क उद्दीलन विधि क्या है। देखिए, यहाँ पे एक मैंने लिखा है, ये जो है हमारा विजुअल एड है हमारा, क्या है ये, एपिडाइस्कोप। इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, एपिडाइस्कोप, एपिडाइस्कोप, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि एपिडाइस्कोप क्या है। एपिडाइस्कोप क्या है, जिस तरीके से प्रोजेक्टर होता है छोटी चीज़ों को बड़ा करके दिखाता है, उसी तरीके से एपिडाइस्कोप होता है। जो प्रोजेक्टर होता है वो ट्रांसपेरेंट शीट्स जो होती हैं उनको बड़ा करके दिखाता है, लेकिन जो हमारा एपिडाइस्कोप होता है वो हमारा अपारदर्शी, यानी कि इन अपारदर्शी वस्तुओं को बड़ा करके दिखाता है। कैसा, अपारदर्शी वस्तुओं को बड़ा करके दिखाता है। तो आप अगर एपिडाइस्कोप से क्वेश्चन बनते हैं तो उम्मीद है उसका आंसर कर पाएंगे। अगला देखेंगे नोट, इस पे हम बाद में आएंगे, नोट गुड मेथड्स पे हम बाद में आएंगे, पहले सारे हम गुड मेथड्स करेंगे। देखिए, इन गुड मेथड्स में कुछ मेथड ऐसे हैं जो किसी स्पेशल सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए यूज़ किए जाते हैं, तो उनके साथ ही साथ हम बात भी करेंगे। देखिए, विज्ञान शिक्षण विधियाँ, देखिए विज्ञान को पढ़ाने के लिए कौन कौन सी विधि यूज़ होती हैं। जो पहली विधि है हमारी समस्या समाधान विधि, जिसको हम वैज्ञानिक विधि भी बोलते हैं। समस्या समाधान विधि किसकी तरह होती है, विश्लेषण विधि की तरह होती है, यानी कि हम समस्याओं को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेते हैं, उसके बाद उसका हल निकालते हैं, तो यही क्या कहलाती है, हमारी समस्या समाधान विधि कहलाती है। समस्या को क्या छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर उसके हल तक पहुंचा जाता है, तो यही क्या कहलाती है, समस्या समाधान विधि कहलाती है। अगली हम देखेंगे प्रयोगशाला विधि।
प्रयोगशाला विधि, लैबोरेटरी मेथड। ये क्या होता है कि एक्सपेरिमेंट हमें कोई करना और लैब में जाके करना है, तो वो विधि हमारी क्या कहलाती है, लैबोरेटरी मेथड कहलाती है। एक्सपेरिमेंट करना है, एक्टिविटी करनी है, लैब में जाके करनी है, तो वो क्या कहलाएगी, प्रयोगशाला विधि कहलाएगी। प्रयोग विधि क्या होती है, एक्सपेरिमेंट करना है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हमें लैब में जाकर ही करना है। एक्सपेरिमेंट हम कहीं भी कर सकते हैं, एक्टिविटी कहीं भी कर सकते हैं, तो वो विधि क्या कहलाती है, प्रयोग विधि, यानी कि एक्सपेरिमेंटल विधि, मेथड। ठीक है, अगला देखेंगे अन्वेषण विधि। अन्वेषण का मतलब मैंने पहले ही बताया था पिछली वीडियो में। अन्वेषण मतलब क्या होता है, खोज करना, यानी कि इसको स्वतः खोज विधि भी कहते हैं। क्या कहते हैं, स्वतः खोज विधि भी कहते हैं। किसने दी है, आर्मस्ट्रॉन्ग ने दी है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं ह्यूरिस्टिक मेथड। क्या बोलते हैं, ह्यूरिस्टिक मेथड। तो ये क्या होता है कि बच्चों को हमें अवसर देने हैं, बच्चों को हमें अवसर देने हैं कि बच्चा नियम तक खुद पहुँचे, चीज़ों को, कॉन्सेप्ट को खुद समझने की कोशिश करे। इस तरीके के अवसर देने, इस तरीके की सिचुएशन क्रिएट करनी है। तो इस विधि को अगर हम फॉलो करते हैं तो ये हमारी क्या कहलाती है, अन्वेषण विधि कहलाती है। मतलब वही कुछ एक्टिविटी दे दो और फिर बच्चा रूल तक खुद पहुँचे, तो वही हमारी क्या होती है, अन्वेषण विधि होती है। अब बात करते हैं भाषा शिक्षण के लिए कौन कौन सी विधियाँ होती हैं। भाषा शिक्षण के लिए कौन कौन सी स्पेशल विधियाँ होती हैं। पहले हम यहाँ देखेंगे कि नाटक विधि। नाटक विधि यानी कि किसी भी कैरेक्टर के बारे में, किसी का भी जीवन वृत्तांत है, जीवन की जो स्टोरी है, यानी कि किसी की भी स्टोरी है, उसको हम समझाना चाहते हैं अगर बच्चे को, तो हम क्या करेंगे, बच्चों में से पात्र बना देंगे, कैरेक्टर्स बना देंगे और उनसे क्या कराएंगे, रोल प्ले करवाएंगे। तो यही हमारी क्या कहलाती है, नाटक विधि कहलाती है। यानी कि किसी भी स्टोरी को समझाने के लिए क्या करेंगे, हम बच्चों को के कैरेक्टर डिसाइड कर देंगे और फिर उन कैरेक्टर्स को वो स्टोरी प्ले करने के लिए बोलेंगे। तो ये क्या कहलाएगी, नाटक विधि कहलाती है। वाद विवाद विधि क्या होती है, देखिए भाषा शिक्षण का जो एक महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है वो अभिव्यक्ति कौशल की वृद्धि करना, अभिव्यक्ति कौशल बच्चों में बढ़ाना। तो वाद विवाद क्या होता है, वाद विवाद जब बच्चा करता है तो उनका स्वतः ही क्या हो जाता है, अपने आप ही उनका जो अभिव्यक्ति कौशल बढ़ जाता है। किसी भी टॉपिक पे अगर बच्चा डिबेट करता है, हम डिबेट ऑर्गेनाइज करते हैं, तो बच्चा अपने व्यूज़ उसमें रखता है, अच्छे बुरे जो भी व्यूज़ हैं अपने रखता है, और इससे क्या होता है, उसमें संप्रेषण कौशल बढ़ता, अभिव्यक्ति कौशल बढ़ता। तो ये जो वाद विवाद विधि है वो भाषा शिक्षण की विधि है। अगला देखेंगे डायलॉग मेथड। डायलॉग मेथड कहते हैं संवाद विधि। ये वाद विवाद विधि और संवाद विधि, इन दोनों में क्या अंतर है, डायलॉग मेथड। देखिए नाटक विधि जो हमने की थी, नाटक विधि और डायलॉग मेथड में हम अगर डिफरेंस समझेंगे तो क्या होगा। नाटक विधि जो होता है कोई एक पूरी स्टोरी, किसी भी कैरेक्टर के से संबंधित एक पूरी स्टोरी अगर हम प्ले कराते हैं तो वो नाटक विधि कहलाता है। लेकिन उस कैरेक्टर का कोई एक स्पेशल सीन, एक स्पेशल घटना उसको अगर हम प्ले करवाते हैं तो वो हमारी कहलाती है संवाद विधि। केवल एक स्पेशल घटना को उसके प्ले कराना वो क्या कहलाता है, डायलॉग मेथड कहलाता है। यहाँ पर हम उनकी पूरी स्टोरी को प्ले नहीं करते। ठीक है, आप देखेंगे चर्चा विधि। चर्चा विधि क्या होती है, डिस्कशन मेथड। क्या होता है, डिस्कशन मेथड। डिस्कशन क्या होता है, देखिए एक चर्चा विधि है हमारे यहाँ पर, एक है परिचर्चा विधि। दोनों में डिफरेंस क्या समझेंगे। डिस्कशन जो होता है वो होता है दो लोगों से ज़्यादा लोगों के बीच में अगर बातचीत हो रही है तो उसे हम बोलेंगे चर्चा विधि। किसी टॉपिक पर अगर दो लोगों से ज़्यादा लोगों के बीच में बातचीत हो रही है तो उसे हम डिस्कशन मेथड कहेंगे, यानी कि चर्चा विधि कहेंगे। वहीं अगर किसी टॉपिक पर केवल दो लोगों के बीच में बात हो रही है तब उसे हम बोलेंगे कन्वर्सेशन मेथड। तब उसे क्या बोलेंगे, कन्वर्सेशन मेथड। तो जब हम बातचीत करेंगे तो हमारा ऑब्वियसली क्या बढ़ेगा, हमारा अभिव्यक्ति कौशल इंक्रीज होगा। इसीलिए जो ये चर्चा विधि और परिचर्चा विधि भाषा शिक्षण की विधियां हैं। देखिए अगला देखेंगे कुछ स्पेशल विधि हैं छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए। छोटे बच्चे एक अलग तरीके से सीखते हैं, तो वो हर चीज़ को खेल खेल में सीखते हैं। उनको पढ़ाने के लिए कुछ अलग विधियाँ होती हैं, उनको देखेंगे। ये केवल छोटे प्राइमरी मतलब प्ले स्कूल के बच्चों के लिए होती हैं। देखेंगे खेल विधि बच्चा जो है पढ़ना नहीं चाहता, उसको क्या पसंद होता है, केवल खेल पसंद होता है। तो खेलों के माध्यम से हम कुछ चीज़ें बच्चों को सिखाते हैं। जैसे कि अब यहाँ पर हम खेल विधि जो दी है वो फ्रॉबेल ने दी है पहले तो, और इसके साथ ही जो नाम आता है वो आता है कोडवेल कुक का। अगर आपके
एग्ज़ाम में ऑप्शन फ्रॉबेल दिया गया है तो आप फर्स्ट प्रेफरेंस किसको देंगे? फ्रॉबेल को देंगे। लेकिन अगर फ्रॉबेल नहीं दिया गया है तो आप किसे कंसीडर करेंगे? आप वहाँ लगाएंगे कॉल्डवेल कुक। ऐसा क्यों? देखिए, कॉल्डवेल कुक की एक बुक थी जिसका नाम था प्लेवे। क्या नाम था? प्लेवे। इस प्लेवे बुक से ही जो आविष्कार हुआ है वो खेल विधि का आविष्कार हुआ है, जिसका जो किसने दी है? फ्रॉबेल ने दी है। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे फ्रॉबेल विधि और कॉल्डवेल कुक, जो फ्रॉबेल और कॉल्डवेल कुक दोनों ही खेल विधि से संबंधित है। बट अगर दोनों ही आते तो आपको प्रेफरेंस किसको देना? किसको पहले नंबर पर रखना? फ्रॉबेल को। दूसरे नंबर पे आपको कॉल्डवेल कुक को रखना। ये नहीं है तब तो आप क्या लगाएंगे? कॉल्डवेल कुक लगाएंगे। इसी को हम किंडरगार्टन विधि भी कहते हैं। किंडरगार्टन विधि, गार्टन होता है, गार्डन नहीं होता। किंडरगार्टन विधि, ये जर्मन के थे। जर्मन में क्या होता है? गार्डन को गार्टन बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं किंडरगार्टन विधि। आगे देखेंगे मॉन्टेसरी विधि। मॉन्टेसरी विधि, मारिया मॉन्टेसरी जो कि इटली की थी। ये जो थी दिव्यांग बच्चों की टीचर थी। ये बेसिकली एक डॉक्टर थी, ठीक है। ये दिव्यांग बच्चों की डॉक्टर थी और इन्होंने दिव्यांग बच्चों को एजुकेशन देने के लिए मॉन्टेसरी विधि चलाई है। मतलब इन्होंने ज्ञानेंद्रियों को सक्रिय करने की बात की है। लिखना पढ़ना इन्होंने को इतना महत्व नहीं दिया, केवल ज्ञानेंद्रियों को प्रशिक्षित करने की बात की है। जैसे कि मतलब आजकल आपने देखा है स्लेट्स आती हैं, बच्चों को पेंसिल दे दी जाती है, उसमें ABCD कुछ खुदे हुए होते हैं इस टाइप के, बच्चा उस पेंसिल से इस तरीके से फिराता है उन पर। तो ये था ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण। कई तरीके से उन्होंने ज्ञानेंद्रियों को सक्रिय करने की, उनको प्रशिक्षित करने की बात की है। तो जो मॉन्टेसरी विधि है वो किसकी? मारिया मॉन्टेसरी की है। इस पर किस पे जोर दिया गया है इस विधि में? ज्ञानेंद्रियों के प्रशिक्षण पर बल दिया गया है। कहानी विधि, बच्चों को कहानियाँ सुनना पसंद होती हैं। बच्चों को अगर इंटरेस्टिंग कहानियाँ, रोचक कहानियाँ सुनाई जाए तो बच्चों को अच्छा लगता है। इसलिए जो कहानी विधि है वो भी हमारी प्ले वे स्टेज पर एक अच्छी विधि मानी जाती है। तो आई होप आपको ये गुड मेथड समझ में आए होंगे। अब हम चलते हैं नॉट गुड मेथड्स की ओर, यानी कि जो विधियाँ जो विधियाँ टीचिंग के लिए अच्छी विधि नहीं मानी जाती हैं। वो कौन कौन सी है? व्याख्यान विधि। जैसा कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि हमें बच्चों को कभी लेक्चर नहीं देने, व्याख्यान नहीं देना। अगर हम बच्चों को व्याख्यान देकर कोई चीज़ समझाने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा? सीधा उसके सर के ऊपर से जाएगा, उसके कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो व्याख्यान विधि क्या है? हमारी एक अच्छी विधि नहीं है। निगमन विधि, देखिए आगमन निगमन विधि संयुक्त रूप से अच्छी विधि है। आगमन निगमन विधि को अगर दोनों को जोड़ दिया जाए तो संयुक्त रूप से अच्छी विधि है। लेकिन अगर आप निगमन विधि को देखें तो निगमन विधि जो है वो एक अच्छी विधि नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें नियम पहले बता दिए जाते हैं, बच्चों को नियम खोजने के अवसर नहीं दिए जाते। नियम पहले बता दिए जाते हैं, उसके बाद उदाहरण दिए जाते हैं। इसलिए निगमन विधि को अच्छी विधि नहीं माना जाता। हालांकि ये भी किसने दी है? अरस्तु ने दी है। आगमन निगमन भी अरस्तु ने दी है और निगमन विधि भी अरस्तु ने दी है, जबकि केवल आगमन विधि फ्रांसिस बेकन व पेस्टोलॉजी ने दी है। देखिए अनुकरण विधि, अनुकरण जो होता है रटना, यानी कि इमिटेशन। टीचर जो बोल रहा है बच्चा उसके पीछे पीछे बोलेगा, यानी कि एक तरीके से रटाना। तो रटने को जो NCERT है उसने बिल्कुल ही गलत बताया है। तो यहाँ पर जो अनुकरण विधि है हमारी वो क्या है? अच्छी विधि नहीं है। पाठ्य पुस्तक विधि, ये भी एक जो शिक्षण की एक ही जो है अच्छी विधि नहीं मानी जाती। क्यों नहीं मानी जाती? पहले जो होते थे टीचर्स क्या होते थे? बुक खुलाई, पढ़वाया, निशान लगवाए, चले गए। तो क्या बताइए ये विधि अच्छी विधि होगी? आज जब चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात हो रही है तो उस समय में क्या है पाठ्य पुस्तक विधि अच्छी होगी? आप खुद समझ सकते हैं। तो इस तरीके से ये पाठ्य पुस्तक विधि अच्छी नहीं है। आए बच्चों को पुस्तक पढ़ाई, क्वेश्चन आंसर लगवाए और चले गए, ये एक अच्छी विधि नहीं मानी जाती है ना। श्यामपट्ट विधि, श्यामपट्ट विधि क्या होती है कि मास्टर जी आए, टीचर आए, बोर्ड पे लिखा, बच्चों से कहा उतार लो और चले गए। कुछ समझाना नहीं, कुछ कहना नहीं। तो क्या बच्चे समझ पाएंगे चीज़ों को? नहीं समझ पाएंगे। बच्चे नहीं भी समझ पाते थे। पहले तो यही विधियां अपनाई जाती थी जो कि आज नॉट गुड मेथड में कंसीडर किए जाते हैं। और शायद आप जानते हो, आपने पढ़ा भी होगा, पहले इन्हीं में से यही विधियां फॉलो की जाती थी। आज जो लेटेस्ट एजुकेशन है उसमें हमारी तरह तरीके की एक्टिविटी बेस्ड मेथड्स को यूज़ किया जाता है। आगे देखेंगे
ट्यूटोरियल विधि। ट्यूटोरियल विधि क्या होती है? ट्यूटोरियल मेथड जो होता है अच्छा मेथड होता है, लेकिन क्या होता है केवल 1-2 बच्चे को इसमें फोकस किया जाता है। अगर पूरी क्लास है उसमें केवल हम 1-2 बच्चे को फोकस कर रहे हैं तो क्या वो विधि अच्छी मानी जाएगी? नहीं मानी जाएगी। तो इसीलिए यहाँ पर ट्यूटोरियल मेथड जो होता है वो एक अच्छी विधि नहीं होता। ट्यूशन से ही बना है ट्यूटोरियल मेथड। ट्यूटोरियल मेथड होता है वो 1-2 बच्चों की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए होता है, पूरी क्लास को पढ़ाने के लिए नहीं होता। इसलिए जो ट्यूटोरियल विधि है, ट्यूटोरियल मेथड है, वो एक अच्छी विधि नहीं मानी जाती, अच्छी विधि नहीं मानी जाती। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। और पेडागोजी के अभी तक हम 2 लेक्चर लेकर आए हैं। पहला लेक्चर जो हम लाए थे उसमें हमने इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स बताए थे कि इन कीवर्ड्स को ट्रैक करके आप अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं। दूसरा जो हम लेक्चर लेकर आए हैं उसमें हमने इम्पोर्टेंट विधियों का एक टीचिंग मेथड्स का एक ओवरव्यू लिया है और ये आपके लिए यकीन मानिए बहुत हेल्पफुल होने वाली हैं। इसकी जो ज़रूरत है, इसकी या जो आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है, इसकी कीमत का आपको जब पता चलेगा जब आप प्रैक्टिस सेट उठाएंगे या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाएंगे और उनको लगाएंगे, तब आपको पता चलेगा कि दोनों लेक्चर आपके लिए कितने बेनिफिशियल हैं। तो अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।